गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के एसएसटी का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन। तो आइए पढ़ लिया जाए। तो ऐसा आज बच्चों को मोटिवेट करना था, लेकिन पढ़ाने के बाद होगा। आइए, इसमें फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। तो संसाधन बोलने का मतलब क्या हुआ कि आपके आसपास की वे सारी वस्तुएं जिनका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं, यानी कि डेली आप उसका यूज करते हैं, वो सारी वस्तुएं संसाधन हैं। तो अगर देखा जाए तो बहुत लोगों का मानना होता है कि ये सारे गॉड गिफ्टेड हैं एंड ये आप यूज करते चलिए एंड ये ख़त्म होने के बाद फिर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है सर। संसाधन एक बार ख़त्म, लाइफ ख़त्म। यहाँ तक कि मानव भी एक संसाधन ही है, इसको बचा के खर्चा कीजिए। चलिए, हाँ, अब इसमें डिफरेंसेस ये होते हैं कि एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर है एंड बिहार बोर्ड में जो हिंदी मीडियम से जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी ये, लगभग दोनों के लिए देखा जाए तो सेम ही बात है। रहा बात एनसीईआरटी में ये थोड़ा होता है कि ये इंग्लिश में होता है एंड ये बिहार बोर्ड में हिंदी में पढ़ना पड़ता है। चलिए, इसमें है संसाधन। डिफिनेशन जान लीजिए पहले। वे सारी वस्तुएं जिनका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। अब रहा बात संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन को 4 टाइप्स में रखा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पे, सेकंड समव्यता के आधार पे एंड थर्ड नंबर स्वामित्व के आधार पे एंड चौथा विकास के आधार पे। तो फर्स्ट नंबर में इसमें आता है उत्पत्ति के आधार पे 2 टाइप्स होते हैं। पहला जैव एंड दूसरा अजैव। तो जैव यानी वो जिसका, यानी कि जो संसाधन आपको सजीव वस्तु से, सजीव वस्तु नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सजीव जीव से प्राप्त हो, यानी कि सजीव से प्राप्त हो, वो जैव होगा। जैसे में अब आपको दूध मिलता है तो गाय भैंस मिलता है। अगर आपको ये मांस आप लेते हैं तो वो भी आपको सजीव से ही मिलता है। अजैव में वो आएगा जिसका उपयोग आप निर्जीव वस्तु के द्वारा करें, यानी कि अगर निर्जीव जीवों से अगर वो अगर संसाधन अगर आपको मिलता है तो वो अजैव होगा। जैसे में सूर्य का प्रकाश, जल, ये सारे चीज़ निर्जीव है, इसमें तो जान होती नहीं है। अब आज ये दूसरा समव्यता के आधार पे। समव्यता के आधार पे 2 टाइप्स होता है, नवीकरणीय एंड दूसरा अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में वह जिसका उपयोग अगर आप कर लें तो फिर आपको दोबारा मिलेगा। जैसे में सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, ये सारी चीज़ अगर आप यूज कर लेते हैं तो फिर आपको वो दोबारा मिलता है। ऐसा नहीं होता कि वो ख़त्म ही हो जाता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। एंड अनवीकरणीय यानी कि जिसका उपयोग अगर आप एक बार कर लें तो वो फिर आपको दोबारा उस रूप में नहीं मिलेगा। जैसे में कोयला। इसमें थर्ड नंबर है स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे 4 टाइप्स होते हैं। इसका ये जो थर्ड नंबर है स्वामित्व के आधार पे, यहाँ देख लीजिएगा। स्वामित्व के आधार पर 4 टाइप्स होता है। हाँ, 4 टाइप्स। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, थर्ड नंबर इसका हो जाएगा ये राष्ट्रीय, 4 नंबर हो जाएगा इसका अंतरराष्ट्रीय। तो व्यक्तिगत संसाधन में वैसा संसाधन जिसका या जिसके ऊपर एक निजी व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे में जमीन, बाग बगीचा। सामुदायिक संसाधन सेकंड नंबर इसमें है। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी एक समुदाय का अधिकार हो, जैसे में मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रगाह, ये सारे ऐसे होते हैं कि जिस पर किसी एक समुदाय का ही अधिकार होता है। जैसे में मंदिर में होता है तो हिंदू पूजा करने जाते हैं, मुसलमान वहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं। थर्ड नंबर इसमें है राष्ट्रीय संसाधन। अगर देखा जाए तो कंट्री में जितना भी चीज़ है या जितना भी आपको अगल बगल में दिख रहा है सब राष्ट्र का ही है। एंड इसमें ऐसा होता है कि ये एक इसमें आता है जो ज़मीन होता है वो व्यक्तिगत संसाधन में भी आता है एंड राष्ट्रीय में भी आता है, क्योंकि सरकार को जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो ले लेगी एंड वो आपको देना होगा एंड इसका मुआवजा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि सरकार ऐसे ही छीन लेगी आपसे, वैसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ आपको मिलता है उसके बदले में। एंड 4th नंबर में है इसमें अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन वो ये कंट्री में नहीं आता है। मान लीजिए ये इंडिया हो गया, ये इंडिया, तो यहाँ से 200 किलोमीटर, यहाँ से 200 किलोमीटर एंड यहाँ से 200 किलोमीटर, यहाँ से 200 किलोमीटर। तो इसको छोड़ने के बाद अब अगर इधर जितना ओशियन पार्ट है, इधर जितना समुद्री भाग है, उसमें अगर कोई अगर रिसोर्सेज मिलता है तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, वो इसको सबको कंट्रोल करती है।
एंड अगर आपको उसका आवश्यकता होगा तो आप उससे परमिशन लेके एंड आप वहाँ से डिगिंग या फिर जो भी माइनिंग करना है आप कर सकते हैं। तो ये आपका संसाधन का ये 4 टाइप्स हुआ। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसका आपको नेक्स्ट पॉइंट मिलना, हाँ एक इसमें पॉइंट उठता है संसाधन का संरक्षण। ये आज का पॉइंट है। अब जैसे मैं अपने यहाँ क्या होता है कि अगर मान लीजिए सुबह में उठे एंड अगर आपको हाथ मुँह धोना है तो कल चलाने जाइएगा तो अब लगेगा कि पानी ठंडा निकल रहा है, उसको 10 बाल्टी आप ऐसे ही निकाल के फेंक दिए हाथ पर मुँह धोने में, तब जाकर गर्म निकलेगा तो आप कहिएगा वो गर्मा गर्म पानी से नहाना चाहिए ठंडा के दिन में। तो इस तरह क्या होता है कि संसाधन, वाटर भी तो संसाधन ही है, अगर एक बार ख़त्म हो गया तो फिर वो मिलने वाला है नहीं। एंड साइंटिस्टों का मानना है कि 2025 में आपके यहाँ वाटर ख़त्म हो जाएगा बिहार में, तो इसको थोड़ा सा बचाया खर्चा कीजिए। तो संसाधन का संरक्षण जरूरी क्यों है? अब अगर संसाधन का संरक्षण अगर नहीं कीजिएगा, अगर ख़त्म हो जाएगा टाइम से पहले, तो आप तो खैर मान लीजिए उसका यूज कर लिए, लेकिन जब आपका आने वाला जो पीढ़ी है वो उसका यूज नहीं कर पाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड अगर एक बार रिसोर्सेज ख़त्म तो समझिए कि आने वाला पीढ़ी भी ख़त्म, उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए संसाधन का संरक्षण जरूरी है, करिए, हम तो करते हैं, आप लोग भी करिए अच्छा से। एक इसमें और पॉइंट है, सतत विकास, ये आज आपका मेन पॉइंट है। सतत विकास, ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कि सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। ये बोर्ड में आ सकता है इस बार, पिछले बार नहीं आया था तो इस बार आना ही है, ये आएगा ही क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सतत विकास की अवधारणा क्या है? तो सतत विकास की अवधारणा ये बताती है हमें कि आप संसाधन का उस टाइप से यूज करें ताकि उसका उपयोग आप भी कर लें एंड आपका आने वाला पीढ़ी भी करे, यानी कि आप उसको बचा के खर्चा कीजिए, यानी कि जितना आवश्यकता हो उतना ही निकालिए एंड बाकी को आप स्टोर रखिए, जहाँ है वहाँ रहने दीजिए इसको। तो ये आज इसके साथ ही आपका चैप्टर आज खत्म हो गया। इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, बाकी जो कुछ था वो अब चैप्टर लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। ये इसका इम्पोर्टेंट नोट्स था कुछ जो मैंने बता दिए। अब रहा बात, इसमें एक और बात बताना है कि हाँ, मान लीजिए अगर आप कोई गेम खेलते हैं, मैच ही खेलना शुरू किए, 2 टीमों के बीच मैच हुआ, तब तक आप हार नहीं मानिए जब तक कि मैच ख़त्म ना हो जाए। मैच ख़त्म होने से पहले तक आप अपना ऐसा कीजिए कि पूरा जितना जो भी काम करना है उसमें, भागना है, दौड़ना है, खेलना है, कूदना है, जो भी करना है करिए, लेकिन अपना 100% उसमें दीजिए। जैसे में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें 100% आप अपना दीजिए। एंड जब मैच जब ख़त्म हो तब आप उसमें सोचिए कि क्या आपने अपना 100% उसमें दिया है या नहीं। अगर यहाँ से अगर बोलते हैं, अगर आता है आवाज़ कि हाँ, तो समझिए मैच के विनर आप ही हैं। 100% जरूरी है सर, ये ज़रूरी है। कोई भी काम हो, पढ़ाई हो, खेल हो, जो भी हो, 100% अपना दीजिए। मेरे सर भी बताते हैं कि हार नहीं मानिए कभी, हार होता नहीं है। पढ़िए सर, पढ़िए, 100% अपना दीजिए हर एक जगह, हर एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में नहीं लगता है छोड़ दीजिए, लेकिन मन लगता है तो करिए। ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये एज डिस्ट्रैक्शन के लिए ज़्यादा हो जाता है कभी, इसमें डिस्ट्रैक्शन हमेशा होते रहता है, तो डिस्ट्रैक्ट होने से बचिए। ये बहुत, अगर देखा जाए तो इस टाइम में मेडिटेशन ही काम आ सकता है, मेडिटेशन एंड दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरे का तो कोई कहीं जगह ही नहीं है। 9th क्लास में चैप्टर है ह्यूमन एज रिसोर्सेस, उसमें बताया है कि अगर एक आदमी को अगर डेवलप करना है तो डेवलप होने के लिए आपको गुड हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन चाहिए, या एजुकेशन के साथ साथ आपको गुड हेल्थ चाहिए।
तो गुड हेल्थ के लिए ऐसा होता है कि मान लीजिए साइकोलॉजी कहता है कि कोई भी अगर अगर आपको कुछ छोड़ना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज़ अगर आदत आप पकड़ना चाहते हैं तो 21 डेज में ये ख़त्म हो सकता है। इसके लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए, विदाउट कंसंट्रेशन कुछ नहीं होगा। अब इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर में तो कमेंट करके बताइएगा, इसका सॉल्यूशन हम भेज देंगे या फिर क्लास में ही आके पूछ लीजिएगा। चलिए, राधे राधे।